Welcome to Matri Academy. Let's begin the questions related to stress physiology. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसआरबी नेट के लिए स्ट्रेस फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस फिजियोलॉजी से रिलेटेड। द असर्शन इज पैथोजन अटैक इन प्लांट्स ऑफन लीड्स टू ऑक्सीडेटिव बर्स्ट as an early defense response, and the reason, the rapid accumulation of hydrogen peroxide and superoxide anion enhance cell wall cross linking and activate defense signaling. आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। कि जो पैथोजन अटैक होता है then it leads to pathogen attack leads to hypersensitive response. इसके क्या होता है, इसमें प्लांट्स रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। प्लांट्स में जब पैथोजन अटैक होता है तो रिस्पॉन्स के अगेन क्या करते हैं, प्लांट्स रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर्स एंड प्लांट्स जनरेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इसके एग्जांपल में आप जानते हैं क्या क्या होता है। हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एनायन। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन। ये जो हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, इट लीड्स टू इसका एक डुअल रोल है। इट लीड्स टू डिफेंस सिग्नल एंड inhibit pathogen proliferation proliferation। आप साथ साथ में नोट करते जाएं क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए इसको हम दोनों समझते हैं कि डिफेंस सिग्नल में कैसे काम करेगा और पैथोजन प्रोलिफरेशन को कैसे इनहिबिट करेगा। हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इट प्रोवाइड strengthening of cell wall through oxidative cross-linking of glycoproteins। इससे क्या करता है ये, किंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये स्ट्रेथनिंग देता है सेल वॉल को, जिससे कि अगर पैथोजन अटैक है तो उसको वो होल्ड कर सके। एंड दूसरा जो इसका फंक्शन है कि इट एक्ट एज अ डिफ्यूजिबल सिग्नल्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज अ डिफ्यूजिबल सिग्नल्स दैट ट्रिगर downstream defense mechanism। downstream defense mechanism that includes first pathogen related gene expression, जिसको आप PR जीन्स कहते हैं, पैथोजन रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन। देखिए इस वीडियो में भले ही टाइम लग सकता है, टाइम लंबा खिंच सकता है, लेकिन मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये 20 क्वेश्चंस करने के बाद आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देन द सेकेंड वन इज़ द
phytoalexin biosynthesis, and the third one is the salicylic acid signaling. ये तीनों को ये एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेट करने से क्या होता है? दिस इंड्यूस लोकलाइज सेल डेथ to limit pathogen spread. And activate systemic acquired resistance. It is very important in biotic stress. आपको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जो है फंक्शन समझ में आ गया। डुअल रोल प्ले करते हैं ये, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया क्वेश्चंस में कि पैथोजन अटैक इन प्लांट्स ऑफन लीड्स टू ऑक्सीडेटिव बर्स्ट एज एन अर्ली डिफेंस मैकेनिज्म एंड रैपिड एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्हांस सेल वॉल क्रॉस लिंकिंग एंड एक्टिवेट देयर डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Okay, the next question is, the assertion is the heavy metal toxicity in plants leads to growth inhibition and oxidative stress, and the reason behind it, the heavy metals like cadmium and lead catalyze Fenton type reactions that produce hydroxy radicals. ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका हम आंसर डिस्कस करते हैं। The heavy metals such as cadmium and lead and mercury. आपके heavy metals में तीन आते हैं mainly. The heavy metals cadmium, lead and mercury and arsenic. These are non-essential and toxic even at low concentration. ये बहुत लो कंसंट्रेशन में भी प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है। They disrupts the cellular homeostasis. They disrupt cellular homeostasis, interfere with nutrient uptake, and cause necrosis, chlorosis and induce oxidative stress through excess production of reactive oxygen species. These reactive oxygen species damage protein, lipid, DNA and
सेलुलर मेम्ब्रेन। ओके, आपको पता चल गया हैवी मेटल्स नॉन एसेंशियल होते हैं और ये डिस्टर्ब्स करते हैं सेलुलर होम्योस्टेसिस को। ये प्लांट्स में नेक्रोसिस, क्लोरोसिस इंड्यूस करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़। जैसे कि मैंने पहले में बता दिया आपको कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ में आपके क्या क्या आते हैं, दैट इज़ द हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एनायन एंड हाइड्रोक्सी रेडिकल्स। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं बताती हूँ इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको पूछा, फेंटन रिएक्शन। व्हाट इज फेंटन रिएक्शन? इन दिस फेंटन रिएक्शन द फेरस आयन is reacting with hydrogen peroxide to produce hydroxy radicals। इसको ही हम बोलते हैं फेंटन रिएक्शन। ये है हमारा हाइड्रोक्सी रेडिकल्स। ठीक है। द हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम एंड लेड indirectly promote ROS production by displacing essential cofactors from antioxidant enzymes। ये जो हमारा हैवी मेटल्स है आपका कैडमियम एंड लेड, ये इनडायरेक्टली प्रमोट करता है ROS प्रोडक्शन, एक्सेसिव ROS प्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसिंग essential cofactors from antioxidant enzymes। ठीक है। अब आपका एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के एग्जाम्पल में आता है SOD। इसको आप याद रखिएगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये आगे भी ये टर्म काम आएगा, मतलब यूज़ होता रहेगा। देन है CAT कैटालेजेस। एंड परऑक्सीडेजेस। ठीक है। इसका मतलब जो हमारा हैवी मेटल्स हैं वो इनडायरेक्टली प्रमोट करता है बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन बाय डिस्प्लेसिंग एसेंशियल कोफैक्टर्स फ्रॉम एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। इस एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हमारा क्या क्या आता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेजेस एंड परऑक्सीडेजेस। The heavy metals disrupt mitochondrial and chloroplast electron transport chain। heavy metals क्या करता है, heavy metals disrupt, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हैवी मेटल्स डिस्टर्ब करता है और क्या करता है, काउजिंग इलेक्ट्रॉन लीकेज। ये इलेक्ट्रॉन लीकेज को प्रमोट करता है एंड ये इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से लीक होता है ये विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस करता है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि द हैवी मेटल टॉक्सिसिटीज प्लांट्स लीड टू ग्रोथ इनहिबिशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इट कैटलाइज फेंटन टाइप रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी रेडिकल्स। तो ये दोनों है बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ये जो हैवी मेटल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली कैटलाइज करते हैं फेंटन केमिस्ट्री को। जो मैंने बताया कि फेंटन रिएक्शन क्या है,
कि जब फेरस मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारा कौन सा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाता है, दैट इज़ द हाइड्रोक्सी रेडिकल्स। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 प्लांट यूटिलाइज दिस इज द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। प्लांट यूटिलाइज अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे टू लिमिट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द रीजन द AOX transfer electrons from ubiquinol directly to oxygen without pumping protons across the inner mitochondrial membrane। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इलॉबरेट करके देखते हैं। आई होप आप नोट करते जा रहे होंगे साथ में। देखिए व्हाट इज अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे, इसको हम समझते हैं। AOX pathway, the full form is alternative oxidase pathway। These alternative oxidase pathway are generally found in mitochondria। What is this? It provides an electron bypass route. It provides an electron bypass route that prevent, देखिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट का ओवर रिडक्शन हो। तो इस पाथवे में ये इलेक्ट्रॉन बाईपास रूट प्रोवाइड करते हैं दैट प्रिवेंट ओवर रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट्स में कौन कौन सा आता है, कंपोनेंट 1, 2, 3, 4 एंड ATP सिंथेज। अंडर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के कंडीशन में ये पाथवे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक बाईपास रूट प्रोवाइड करता है ताकि ROS फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट हो सके। तो इसका दैट प्रिवेंट ROS, that is the reactive oxygen species formation। Then the over reduction can lead to leakage of electrons from, इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि ये इसको प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर ओवर रिडक्शन होता है तब क्या होता है स्ट्रेस के कंडीशन में, तो ओवर रिडक्शन कैन लीड टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्वेश्चन इधर से भी कभी आ सकता है, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3। कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 से अगर ओवर रिडक्शन हुआ और ये पाथवे अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें ओवर रिडक्शन में लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3, एंड दिस एनहांस द ROS फॉर्मेशन। ओके और इसमें मेनली क्या हमारा बनता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाईपास रूट से ओवर रिड्यूस होकर निकलते हैं और वाटर के साथ कंबाइंड होकर ये जितने भी आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आया कि इस पाथवे में कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये बाईपास रूट प्रोवाइड करता है, और अगर ये पाथवे एब्सेंट हो तो उसमें लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 से, जो RS फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इन दिस AOX पाथवे इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यूबिक्विनॉल। आपने को मैंने बताया कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाईपास रूट है,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? तो इन AOX पाथवे it accept electrons from ubiquinol, that is QH2, and reduce oxygen directly to water। तो इससे क्या होगा, हमारा RS का फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, इस पाथवे में ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यूबिक्विनॉल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन डायरेक्टली टू वाटर विदाउट प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन। आप जानते हैं कि प्रोटॉन इंग्रेडिएंट्स जब जनरेट होता है तभी ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन चूंकि इसमें प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन नहीं कर रहा है, सो नो ATP इज प्रोड्यूस्ड। and it is less energy efficient। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वो हम यूबिक्विनॉल से लेते हैं और ये डायरेक्टली जो है वो रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन को टू वाटर विदाउट प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन, एंड इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फॉर्मेशन। ठीक है, आपको समझ में आया? ये जो हमारा अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे इज अप रेगुलेटेड इन ऑल स्ट्रेस कंडीशन सच एज ड्राउट, चिलिंग, पैथोजन अटैक्स। ये जो हमारा AOX पाथवे है, इट इज़ अप रेगुलेटेड किस किस स्ट्रेस कंडीशन में है? इट इज़ अप रेगुलेटेड इन stress conditions such as drought, chilling, and pathogen attack। ठीक है, it helps to maintain the redox balance and cellular respiration। ठीक है, AOX पाथवे जो है वो हमारा क्या मेंटेन करता है? रिडॉक्स बैलेंस करता है एंड सेलुलर रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि plants utilize the alternative oxidase pathway and limit ROS generation in mitochondria and transfer electrons from ubiquinol directly to oxygen। ये आपको समझ में आ गया? So this is the correct answer is A। Both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of assertion। Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक असर्शन रीज़न है कि द कोल्ड एक्लिमेटेशन इन प्लांट्स लीड्स टू इंक्रीज्ड अनसैचुरेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड द रीज़न इज द इंक्रीज्ड लिपिड अनसैचुरेशन मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन। आइए इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग कोल्ड एक्लिमेटेशन द अनसैचुरेशन ऑफ मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स इंक्रीजेस स्पेशली इन क्लोरोप्लास्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोल्ड कंडीशन में
unsaturation of membrane fatty acids increases in chloroplast and plasma membrane. ठीक है, दिस अनसेचुरेशन, अब ये अनसेचुरेशन कैसे अचीव होता है, तो दिस अनसेचुरेशन इज अचीव बाय अप रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड डीसैचुरेज एंजाइम। ये जो अचीव होता है वो किसके द्वारा होता है, अप रेगुलेशन ऑफ, आप नोट करते जाएं, अप रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड desaturase enzyme such as FAD2 and FAD8. This enzyme introduces the double bond into fatty acid chain. This enzyme introduces double bond into fatty acid chains ठीक है। ये एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि कोल्ड कंडीशन में अनसैचुरेशन बढ़ जाता है एंड अप रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड, दिस अनसैचुरेशन इज अचीव्ड बाय अप रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड डीसैचुरेज एंजाइम। इस एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये इट इंट्रोड्यूसेस डबल बॉन्ड इनटू द फैटी एसिड चेन बिकॉज एट लो टेम्परेचर और एट लो कोल्ड सिचुएशन saturated lipids becomes more rigid and packed tightly, so it decreases the membrane fluidity and impairs the function of membrane bound channels and ion channels. ठीक है, so in freezing condition plants enhance the function of fatty acid desaturase enzyme which introduce unsaturation in fatty acid and allowing better membrane dynamics. This adaptation is essential for cold tolerance in Arabidopsis and winter cereals. मतलब आपको समझ में आया ये चीज़ कि जब लो टेम्परेचर होता है तो सैचुरेटेड लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा में कि वो मोर रिजिड हो जाते हैं और इससे क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाता है जिससे कि मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस हैं बाउंड चैनल्स एंड आयन चैनल्स के वो इम्पेयर्स होते हैं। इसीलिए फ्रीजिंग कंडीशन में जब प्लांट सेंस कर लेता है कि अच्छा ये कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन कंडीशन है तो वो जो फैटी एसिड डीसैचुरेज एंजाइम के फंक्शंस को इंक्रीज़ कर देता है और इसका क्या काम है कि ये जो होता है वो मेम्ब्रेन में अनसैचुरेशन को क्रिएट करता है। अनसैचुरेशन क्रिएट करने से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन की जो आपकी फ्लूइडिटी है वो बढ़ती है क्योंकि उसकी रिजिडिटी जो है जो कि सैचुरेशन से बढ़ गई थी उसको ये कम करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने जो अभी क्वेश्चन देखा कि कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन इन प्लांट्स लीड्स टू डिक्रीज अनसैचुरेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड इसका रीज़न जो था कि लिपिड अनसैचुरेशन मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन। सो देयर इज़ द करेक्ट आंसर इज ए कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 25th क्वेश्चन है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज ड्राउट एंड सैलिनिटी
बाय एक्टिवेटिंग स्पेसिफिक स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन। एंड इसका रीज़न दिया गया है, abiotic stress signals are transduced through calcium ion flux and activation of MAP kinase cascades leading to gene expression changes। अब आइए इसको हम समझते हैं। ड्यूरिंग एबायोटिक स्ट्रेस, अब एबायोटिक स्ट्रेस आप जानते हैं क्या क्या है? ड्राउट, हाई सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हैवी मेटल्स। द प्लांट ग्रोथ अफेक्टेड बाय काउजिंग plant growth affected by causing osmotic imbalance, iron toxicity and oxidative stress, iron toxicity and oxidative stress। ठीक है। टू सर्वाइव प्लांट्स इवॉल्व सेवरल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स नोन एज। इसके एवज में प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स में बहुत सारे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हैं जो अपने अंदर के स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। जीन्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स। ठीक है। ये जीन्स जो होते क्या करते हैं? इनकोड्स प्रोटीन्स। ये जीन्स इनकोड करते हैं प्रोटीन्स को, इनकोड प्रोटीन्स सच एज, आप नोट कर लें जितने भी हमारे ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स हैं, ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स, एग्जाम्पल आ गया आपको प्रोलीन एंड आयन ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है। एंड द डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स, आप जो इनकोड प्रोटीन करते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? एक तो ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स आते हैं और डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम जो मैंने आपको बताया था एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और उसके साथ साथ आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स DREB एंड NAC फैमिली। एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स हेल्पिंग प्लांट्स टू मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस एंड रिपेयर डैमेज काउज्ड बाय स्ट्रेस। ओके, प्लांट सेंस कैसे करते हैं दीज एबायोटिक स्ट्रेस? बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है कि जब प्लांट्स किसी स्ट्रेस में होता है तो उसमें कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म में, विच एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, एंड दिस ट्रांजिएंट राइज इन साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन डिकोडेड बाय कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये जो राइज होता है वो किसके द्वारा सेंस किया जाता है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जैसे कि काल्मोडुलिन्स, फिर आपको कैल्सिन्यूरिन बी लाइक प्रोटीन्स एंड कैल्शियम डिपेंडेंट protein kinases. These proteins pass the signal to downstream component which activate mitogen activated protein kinase cascades। ठीक है, mitogen activated protein kinase cascades। These क्या है? These are the signaling molecules that phosphorylates target transcription factor। ठीक है, और इसके फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है? This leads to transcriptional reprogramming of stress responsive gene। ये क्या करते हैं? स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन का रीप्रोग्रामिंग करते हैं और प्लांट को एबायोटिक स्ट्रेस में सर्वाइवल के लिए एनहांस करते हैं। तो आपको समझ में आ गया
स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स प्लांट्स का अपना मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एबायोटिक स्ट्रीम्स को में जो कैल्शियम आयन है इसका इन्फ्लक्स साइटोप्लाज्म में बहुत बढ़ जाता है और ये एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यूज होता है। अब ये जो हमारा जो कैल्शियम का राइज हुआ ये साइटोसोल में कौन सेंस करता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसे मैंने आपको बताया कौन कौन सा है, कैल्मोड्यूलिन्स, then calcineurin B-like protein and calcium dependent protein kinases। अब ये दीज प्रोटीन्स क्या करते हैं, किसको सिग्नल पास करते हैं, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते, किसको करते हैं, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो फॉस्फोराइलेशन होता है यही जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन को रीप्रोग्राम करते हैं और उनको इन्हांस करते हैं ताकि वो प्लांट्स को एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन में संभाल सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए इसका जो आंसर है वो ए सही है कि इट प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एबायोटिक स्ट्रेस एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चंस को थोड़ा देख लीजिए कि द हाइड्रोजन पेरोक्साइड फंक्शंस बोथ एज अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल एंड एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन प्लांट सेल्स एंड द रीज़न इसका दिया है कि एट हाई कंसनट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज वाइल एट लो कंसनट्रेशन इट एक्टिवेट्स डिफेंस जीन्स। आइए इसको थोड़ा सा एलोबोरेट करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डुअल फंक्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक डुअल मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है। देखिए इसको समझते हैं कि एट हाई कंसंट्रेशन पे जब हमारा H2O2 का कंसंट्रेशन अगर हाई है इट काउजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तब ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउज करता है। आप भी जानती हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और इट काउज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज लिपिड प्रोटीन एंड DNA। And the second one at low concentration it serves as a secondary messenger. It serves as a secondary messenger in signal transduction pathway. ठीक है, अब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में इसका रोल क्या है देखते हैं। दैट इट एक्टिवेट्स, आपको मैं पॉइंट से बता देती हूँ। पहला पॉइंट, इट एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफेंस रिलेटेड जीन जिसके एग्जाम्पल में आप जानते हैं आता है PR जीन। एंड द सेकेंड, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था,
सेल वॉल स्ट्रेंथिंग कैसे? बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। सेल वॉल स्ट्रेंथिंग, स्टोमेटा क्लोजर एंड सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो आपको समझ में आया कि हाई कंसंट्रेशन में तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर रहा है, बट एट लो और मॉडरेट कंसंट्रेशन इट serve as a secondary messenger in signal transduction pathway, and it activates the transcription of PR genes and also induces the cell wall strengthening by cross linking of the glycoproteins and activate the systemic acquired resistance। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 26th वन, इसमें क्या है आपका कि असर्शन तो आपका सही है, रीज़न भी सही है, एंड आपका जो असर्शन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। तो सब करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The 27th one, high temperature stress leads to protein denaturation and reduce photosynthetic efficiency in plants, and the reason इसका क्या दिया है कि heat stress cause disintegration of thylakoid membrane and it activation of Rubisco enzymes। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हाई टेम्परेचर और हीट स्ट्रेस जानते हैं कि एडवर्सली इफेक्ट करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल्स। क्यों? आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन का क्या होता है, टर्चरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए जो हीट स्ट्रेस है, आप चाहें तो नोट कर लें, हीट स्ट्रेस डिस्टर्ब्ड hydrogen bonding and hydrophobic interactions that maintain protein folding। दैट मेंटेन प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, अब जब ये डिस्टर्ब होगा तो ये क्या करेगा, लीडिंग टू द लॉस ऑफ प्रोटीन फंक्शन। ये प्रोटीन फंक्शन को क्या करेगा, इसमें लॉस होगा। ठीक है, अब जितने भी आपके एंजाइम्स हैं इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन आर डीनेचर्ड ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस। जितने भी जो आपके एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो यूज़ हो रहे हैं जनरल सेलुलर पाथवे में, वो सारे क्या हो जाएंगे, हीट स्ट्रेस की वजह से डीनेचर्ड हो जाएंगे। एंड जो हीट स्ट्रेस होता है ऑल्सो इम्पेयर्स आपका स्टोमेटल फंक्शन, वो स्टोमेटल फंक्शन को भी इम्पेयर करता है। इससे क्या होगा, जब स्टोमेटा ही क्लोज हो जाएंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवेबिलिटी ये क्या होगा, ये डिक्रीज़ हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो केल्विन साइकिल जो है वो आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की अवेबिलिटी चाहिए। जब केल्विन साइकिल ही नहीं ऑपरेट हो पाएगा तो आपका जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आप फोटोसिंथेसिस में जब देखते हैं तो जो हमारा जो PS2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, PS2 कॉम्प्लेक्स इज स्पेशली हीट सेंसिटिव। ये सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा हीट सेंसिटिव कॉम्प्लेक्स है, एंड ये हीट स्ट्रेस की कंडीशन बहुत जल्दी अपना एफिशिएंसी जो है वो लूज़ कर देता है। अब देखिए हमारा जो द थाइलोकाइड मेम्ब्रेन जो रीजन में दिया है, ये हाउसेस द फोटोसिंथेटिक मशीनरी। उसमें आपका जो है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, आपके सारे फोटो सिस्टम्स होते हैं,
सारे फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है एंड एटीपी सिंथेज भी कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। देन हीट स्ट्रेस इंड्यूसेस लिपिड परऑक्सीडेशन, हीट स्ट्रेस induces lipid peroxidation and membrane disorganization which impairs electron transport chain and photophosphorylation. समझ में आया आपको? PS2 कॉम्प्लेक्स बहुत ही हीट सेंसिटिव है और जितने भी हमारे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो सारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। तो अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगा, वो कैसे डिस्टर्ब होता है कि हीट स्ट्रेस उसके मेम्ब्रेन में लिपिड परऑक्सीडेशन का इंक्रीज़ कर देता है, जिससे मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन इम्पेयर्स हो जाता है। अब आप जानते हैं जो इसमें आगे बताया गया है रूबिस्को के बारे में, इसमें जैसे डिस्कस किया गया है कि इनएक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को एंजाइम, तो आप देखेंगे कि रूबिस्को जो है ये की एंजाइम है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल। जो रूबिस्को एंजाइम है इट इज़ बिकम्स अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे है जो वो अनस्टेबल हो जाता है। एंड लीडिंग टू लोअर डीकार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी, एंड इसकी जो कार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी है वह घट जाती है एंड इन्हांस फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है इसके, बढ़ जाता है। जब फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्लाइन इन कार्बन एसिमिलेशन का प्रोसेस जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो जैसे कि जब इसमें असर्शन पूछा गया कि द हाई टेम्परेचर स्ट्रेस लीड्स टू प्रोटीन डीनेचुरेशन, ये आप जान गए कि जो PS2 कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही हीट लाइबल होता है। और ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन कैसे करता है, बाय लिपिड परऑक्सीडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, जिससे कि मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और उसमें जितने भी हमारे फंक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोफॉस्फोराइलेशन के वो इम्पेयर्स हो जाते हैं। और इनएक्टिवेशन ऑफ रूबिस्को कैसे, कि रूबिस्को भी एक बहुत ही हीट सेंसिटिव एंजाइम है। तो जब रूबिस्को हीट स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम हो जाता है कैल्विन साइकिल में, और ये लीडिंग टू लोअर कार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी, और इसका जो फोटो रेस्पिरेशन का जो रेट है वो इन्हांस हो जाता है। और इस हीट स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा जो रूबिस्को है उसके कार्बन एसिमिलेशन की जो पावर है वो डिक्लाइन हो जाती है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। कि both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ये क्वेश्चंस जो है वो 2009 से लेकर अभी तक पूछे गए, हर ईयर से कुछ क्वेश्चन इस तरह से लेके कंपाइल करके कलेक्ट किए गए हैं, इसीलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What characterize chloroplast gene expression in plants? The options are chloroplasts replicate independently but lack
DNA. The option second is chloroplast gene are expressed only during night. The third one, all chloroplast genes are transcribed in the nucleus. And the D, the chloroplast have their own DNA and machinery for partial gene expression. As you know, the chloroplast possess their own circular DNA derived from prokaryotic machinery. क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है एंड मशीनरी फॉर पार्शियल जीन एक्सप्रेशन, और उसके अपने एक्सप्रेशन के लिए मशीनरी प्रेजेंट होती है. और ये किसके आपको एंसेस्टर हैं? प्रोकैरियोटिक जीन के, क्योंकि इसमें जितना भी आपको आरएनए भी जो वर्क होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो ट्रांसलेशन सिस्टम है आप जानते हैं कि बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है, जिसमें कि 70S राइबोसोम जो है वो काम यूज़ करते हैं. और क्लोरोप्लास्ट का जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विद इन क्लोरोप्लास्ट ही करते हैं विद देयर ओन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, राइबोसोम्स एंड टीआरएनए. सो आप इसमें जो ऑप्शंस देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि द व्हाट कैरेक्टराइज्ड क्लोरोप्लास्ट जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स. So that is the correct option in chloroplasts have their own DNA and machinery for partial gene expression. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. The assertion is drought, salinity and high temperature stress lead to overproduction of reactive oxygen species in plants, and the reason behind it कि reactive oxygen species such as superoxide anion, hydrogen peroxide disrupt cellular component but also act as a signaling molecule during stress response. ये मैंने आपको बताया था कि अंडर एबायोटिक रिस्पॉन्स जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो डुअल रोल फॉलो करते हैं. ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं, लेकिन एट लो टेम्परेचर वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह यूज़ होते हैं. कैसे? बाय इन्हांसिंग द डिफेंस रिलेटेड जीन प्रोग्राम्स, बाय थिकनिंग द सेल वॉल, बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो आपने ये जान लिया कि इसमें असर्शन सही है और इसका जो रीज़न है वो भी इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, चलिए इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है. तो मैंने प्रोसेस आपको पहले बता दिया था कि कैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डुअल रोल करते हैं और कैसे उनके स्ट्रेस में जो है वो एज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन भी काम करते हैं, और लो कंसंट्रेशन पर जो है वो सिग्नलिंग पाथवे और हाई कंसंट्रेशन पे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काउज करते हैं. The next question, salt stress in plants lead to osmotic imbalance and ion toxicity which disrupt cellular metabolism, and the reason excess sodium and chloride ions accumulated in cells interfere with potassium uptake and enzyme function. आइए इसको डिस्कस करते हैं. देखिए हाई सॉइल सैलिनिटी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सोडियम क्लोराइड. ठीक है, हाई सैलिनिटी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू सोडियम क्लोराइड. और ये जो है हमारा एक मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है. मेजर एबायोटिक स्ट्रेस है दैट अफेक्ट्स प्लांट्स ग्रोथ. ये क्या करता है? ज़्यादा सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन होने से क्या होता है? ये ऑस्मोटिक स्ट्रेस काउज करता है. ऑस्मोटिक स्ट्रेस. और ऑस्मोटिक स्ट्रेस में क्या होता है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है आउटसाइड द रूट सेल्स, ये क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है, और हमारा जो वाटर अपटेक है वो लिमिटेड हो जाता है. वाटर अपटेक
जो है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रोलॉन्ग्ड सॉल्ट एक्सपोजर होता है, अगर मान लिया कि कम देर के लिए तो हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काउज किया, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी ज़्यादा क्या काउज करता है आपको, आयनिक टॉक्सिसिटी। आयनिक टॉक्सिसिटी वाई, ड्यू टू द long time of accumulation of sodium and chloride ion inside plant tissue। ठीक है, अब जब ये प्रोलॉन्ग जब एक्यूमुलेशन हो रहा है सोडियम एंड क्लोराइड आयन का, तो इससे क्या होता है, दे डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस को डिसरप्ट करते हैं। और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में क्या है, जैसे कि पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम आयन एंड potassium ion competes with each other because these both are used as a transporters। अब जब सोडियम की अधिकता हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम आयन का जो आयनिक रेडियाई होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि सोडियम अधिक मात्रा में सेल्स के अंदर आ जाता है और पोटाशियम जो है वो सेल्स के बाहर चला जाता है। इससे क्या होता है, पोटाशियम आयन की डेफिशिएंसी हो जाती है इन साइटोप्लाज्म एंड लॉस ऑफ पोटेशियम आयन रिजल्ट्स इन मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। जो loss of sodium ion causes depolarization of membrane। डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आया कि जब आयनिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जब बहुत मात्रा में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जब होगा सोडियम एंड क्लोरीन आयन का, तो क्या होगा कि ये डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है। अब चूँकि सोडियम एंड पोटाशियम ट्रांसपोर्टर्स की तरह यूज़ होते हैं, इनका आयनिक रेडियाई भी सेम है, तो जब सोडियम बहुत मात्रा में अंदर जाएगा तो सेल्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टर पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है। दैट लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम आयन इन द साइटोप्लाज्म and the loss of potassium ion is correlated with the depolarization of membrane। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा ये आयनिक टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट हुई। एंड क्लोराइड आयंस क्या हैं, क्लोराइड आयंस का जब एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, देन इट इनहिबिट नाइट्रेट एसिमिलेशन। ये किसको जाके हैम्पर्स करते हैं, नाइट्रेट एसिमिलेशन को, एंड डिस्टर्ब सेल टर्गर। ठीक है, तो इसमें आपको समझ, जो पोटाशियम आयन आपने देखा, it is very important because it is vital for enzyme activation, osmoregulation and membrane potential मेंटेनेंस के लिए पोटाशियम आयन बहुत ज़रूरी होता है। और क्लोरीन आयंस का भी जब एक्सेस प्रोलॉन्ग जब इसका एक्सपोजर होता है सेल्स के साथ, तो ये भी क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन को, और सेल का जो टर्गर प्रेशर होता है वो इससे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपने अभी देखा था, the salt stress and action sodium potassium uptake and enzyme function
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम ये दूसरी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन को। वाटर डेफिशिएंट स्ट्रेस, एक एक करके आप ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने ऐसे बनाया है कि हर एबायोटिक स्ट्रेस को एक बार में जो है वो एक्सप्लेनेशन आप समझ सकें। अब इसका ओवरऑल सार मैं लास्ट में बता दूंगी कि एबायोटिक स्ट्रेस में मेनली फंक्शंस होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ का। ये ROS में आप जानते हैं कि 3 ही तरह के होते हैं, हाइड्रोक्सी रेडिकल, सुपर ऑक्साइड आयनाइंस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और सबका क्या होता है, वो डुअल रोल होता है, कंसंट्रेशन मैटर करता है। हाई कंसंट्रेशन में स्ट्रेस कॉज करते हैं, पर लो कंसंट्रेशन में ये सिग्नलिंग पाथवे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एज ए सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। द वाटर डेफिशिएंट स्ट्रेस इन प्लांट्स लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड द रीज़न इज एब्सिसिक एसिड ट्रिगर्स स्टोमेटल क्लोजर एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स। आइए इसको समझते हैं। अगर आपको इसके नोट्स PDF में चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा। जिस तरह से मैंने नोट्स बना के रखे हैं एक चार्ट वे में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए वाटर डेफिशिएंट देखते हैं कि अंडर वाटर डेफिशिएंट स्ट्रेस, जब प्लांट्स वाटर डेफिशिएंट स्ट्रेस में होता है तो इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का जो है सिंथेसिस बढ़ जाता है, कहाँ, मेनली इन रूट्स, mainly in roots which then translocate to leaves। ठीक है, ये क्या है हमारा एक ना, कैसे बोलते हैं, प्राइमरी डिफेंस सिग्नल। ये प्राइमरी ड्राउट रिस्पॉन्स सिग्नल है दैट इनेबल्स प्लांट्स, वो प्लांट्स को क्या इनेबल करता है भाई, सेंस कराता है कि तुम पानी बचाओ, दैट टू कंजर्व। जैसे ही एब्सिसिक एसिड का आपका एकोमलेशन बढ़ा, सिंथेसिस बढ़ा, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कंजर्व वाटर, वो अपना वाटर को कंजर्व करने लगते हैं और अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म में देखिए 2 चीज़ें आती हैं। पहला क्या आता है, स्टोमेटल क्लोज़र। अब वो अपने वो कैसे ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाटर को कम करेंगे ताकि वो उनको ट्रांसपीरेशन कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला उनका रिस्पांस होता है स्टोमेटल क्लोज़र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एब्सिसिक एसिड है इट बाइंड्स टू, आप नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, PYR, PYL और RCAR, जिसको हम बोलते हैं, PYR को हम बोलते हैं पायराबैक्टिन रेजिस्टेंस, and the RCAR is the regulatory component of एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारा जो PYR, PYL और RCR है ये एक रिसेप्टर है। तो एब्सिसिक एसिड बाइंड्स टू दीज रिसेप्टर्स। ठीक है, और दे आर, ये क्या है, ये प्लांट प्रोटीन्स है, इनसे रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब क्या होता है, दीज रिसेप्टर्स इनिशिएट सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड्स। ओके,
that lead to inactivation of, ये देखिए एब्सिसिक एसिड का पाथवे भी आप समझ सकते हैं, that leads to inactivation of PP2C phosphatase. The full form of PP2C is protein phosphatase 2CS. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी कंपोनेंट, ये रिसेप्टर्स इनिशियल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड दैट लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ PP2C phosphatase and activation of SNRK2 kinase. ये क्या है? दिस इज अ प्लांट स्पेसिफिक सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज. ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स क्या इनिशिएट करते हैं? एक तो इनएक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट प्रोटीन एंड एक्टिवेशन ऑफ SNRK2 काइनेज, एंड तीसरा फॉस्फोराइलेशन ऑफ SLAC1. SLAC1 व्हाट इज इट? इसका है फुल फॉर्म स्लो एनायन चैनल एसोसिएटेड 1. ये क्या, ये एक एनायन चैनल है इन गार्ड सेल्स, एनायन चैनल इन गार्ड सेल्स. तो देखिए स्टोमेटल क्लोजर में वो क्या किया, जो हमारा जो कैस्केड्स था जीन का, उसने क्या किया, दैट लीड्स टू इनएक्टिवेट किया फॉस्फेटेज को. ये PP2C भी जो आप देख रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन स्ट्रेस फिजियोलॉजी. ये जब भी प्लांट्स पे स्ट्रेस होता है तो इसका जो है प्रोडक्शन होता है, तो इसको इनएक्टिवेट करता है. देन एक्टिवेशन ऑफ प्लांट स्पेसिफिक सेरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ, फॉस्फोराइलेट करता है एनायन चैनल को जो कि गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है. और ये सब का रिजल्ट क्या होता है? दिस काउजेज वाटर रिफ्लक्स एंड स्टोमेटा क्लोजर. ठीक है, देन हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. दैट इज द जीन रेगुलेशन. स्टोमेटा क्लोजर तो आपको समझ में आया, उसमें कैसे कैसे क्या फंक्शन होता है, गार्ड सेल्स में कैसे इनएक्टिवेट होते हैं. एब्सिसिक एसिड induces expression of late embryogenesis abundant proteins. Late embryogenesis abundant protein. ठीक है, एंड एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन्स. ये क्या करता है, इसको इंड्यूस करता है, रिस्पॉन्सिव जीन्स. वाया किसके थ्रू करता है? AREB, मतलब एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ठीक है, दीज जीन्स इम्प्रूव सेलुलर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेस. ये क्या करता है, स्ट्रेस प्लांट्स में सेलुलर प्रोटेक्शन को
इंक्रीज कर ज़्यादा है अंडर स्ट्रेस। तो देखिए इसका दो फिजियोलॉजी है। कि जब सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड रूट्स में इंक्रीज़ होता है तो प्लांट को सिग्नल्स मिल जाता है स्ट्रेस का, तो वो क्या करता है, वाटर कंजर्व करता है। वाटर कंजर्व करने के लिए क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, आपके पायरोबैक्टीरियन रेजिस्टेंस रेगुलेटरी कंपोनेंट से बाइंड करता है, और ये जाके क्या करता है, लीड करता है इन एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेटेज एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ एनायन चैनल जो कि गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये गार्ड सेल्स में जब को एक्टिवेट करता है तो क्या करते हैं, वाटर रिफ्लक्स होता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, सिग्नल मिल जाता है। एंड द सेकेंड जीन रेगुलेशन में क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन्स। और ये इससे क्या होता है, सेलुलर जो है प्रोटेक्शन जो है वो प्लांट्स का स्ट्रेस कंडीशन में जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे थे 31, इसमें भी जो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, जैसे मैंने आपको बताया, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है कि प्लांट्स एक्युमुलेट कंपैटिबल सॉल्यूट्स लाइक प्रोलीन एंड ग्लाइसिन बीटाइन ड्यूरिंग एबायोटिक स्ट्रेस, एंड द रीज़न इसका क्या दिया है कि दीज सॉल्यूट्स हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस विदाउट इंटरफेयरिंग विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो स्ट्रेस बायोलॉजी में जितने तरह के क्वेश्चन हैं वो सारे आप समझ जाएंगे एलाबोरेट करके। चलिए इसको हम समझते हैं कि अंडर एबायोटिक स्ट्रेस प्लांट्स जितने भी कंपैटिबल सॉल्यूट्स एक्युमुलेट करते हैं, एक्युमुलेट कंपैटिबल सॉल्यूट्स, दीज आर कॉल्ड ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स। इस ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स का एग्जाम्पल क्या क्या है जो आप अधिकतर देखते हैं कि जब भी प्लांट स्ट्रेस में होता है तो किस सॉल्यूट्स का एक्युमुलेशन होता है, दैट इज़ प्रोलीन, ग्लाइसिन बीटाइन, ट्री हेलोज एंड मैनीटॉल। These molecules contribute water retention। ये molecules क्या करता है, प्लांट में वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है, वाटर रिटेंशन एंड ऑस्मोटिक। जब वाटर रिटेंशन क्रिएट करेगा मतलब क्या, ये प्लांट को ऑस्मोटिक बैलेंस देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन क्या करता है, वो प्लांट्स के एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है, बट जो ये कंपैटिबल सॉल्यूट्स हैं ये डू नॉट इंटरफेयर विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये किसी भी प्लांट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी के साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे स्टेबलाइज प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन्स, ये बल्कि प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन्स को जो है वो स्टेबलाइज करके रखते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ आप देख लीजिए, जैसे प्रोलीन, ये फंक्शंस एज, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज स्कैवेंजर एंड मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। ठीक है, आपने नोट किया ये कंपैटिबल सॉल्यूट्स के बारे में। और जो ग्लाइसिन बीटाइन है
It stabilizes PS2 complex and lipid membranes। मतलब आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कभी अलग क्वेश्चन भी आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए आप समझ गए कि प्रोटेक्टेंट्स का एक्यूमुलेशन क्या है, एक हॉल मार्क है प्लांट के लिए कि वो ना वाटर रिटेंशन करें, कि उनमें स्ट्रेस कंडीशन जो है वो आने वाला है। तो अंडर एबायोटिक स्ट्रेस में क्या करते हैं, प्लांट्स ऑटोमेटिकली अपने कंपैटिबल सॉल्यूट्स को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं और एक तरह का से सिग्नल भी देते हैं कि जहाँ भी इनका एक्यूमुलेशन बढ़ा है इसका मतलब कि प्लांट जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्लांट्स एक्यूमुलेट कंपैटिबल सॉल्यूट्स, ये भी सही है। एंड द रीज़न दीज सॉल्यूट्स हेल्प मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस विदाउट इंटरफेयरिंग विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब में कोई भी ये रिएक्ट नहीं करते। लेकिन वही जब हम आयंस की बात करेंगे तो जैसा आपने देखा था सोडियम एंड क्लोराइड आयंस ये क्या करते थे, ये उसके मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर कंपैटिबल सॉल्यूट दे डू नॉट इंटरफेयर विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बट जब आयनिक उसके बात करेंगे तो दे इंटरफेयर विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द असर्शन इज द चिलिंग सेंसिटिव प्लांट। देखिए स्ट्रेस भी हम एक एक करके ले रहे हैं, कभी वाटर है, कभी चिलिंग है, कभी ड्राउट है, कभी सैलिनिटी है, ताकि आपको हर किसी का जो है एक्सप्लेनेशन वो ढंग से समझ में आ गए। द चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स एक्यूमुलेट हायर लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अंडर लो टेम्परेचर and the reason the cold induced reduction in metabolic enzyme activity leads to electron leakage and ROS generation। आइए इसको समझते हैं। मैंने बोला ना कि समय लगेगा, लेकिन आप अगर इसको ढंग से नोट डाउन और पढ़ लेंगे तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी डेफिनेटली 100% आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं। तो चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स में देखिए कौन कौन से आते हैं। चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स आर मेनली मेज एंड राइस। ये स्ट्रेस, चिलिंग स्ट्रेस कब इनको फील होता है, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द टेम्परेचर बिटवीन 0 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसको क्या होता है, तब इसको कोल्ड स्ट्रेस ये फील करते हैं प्लांट्स। ठीक है, अब जब इस कोल्ड स्ट्रेस के कर में आता है तो इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। देखिए कोल्ड स्ट्रेस इम्पेयर्स द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसोलिक एंजाइम। ठीक है, दिस लीड्स टू रिड्यूस NADPH यूटिलाइजेशन। आपको कोल्ड स्ट्रेस क्या करता है, इम्पेयर्स फंक्शन ऑफ, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसोलिक एंजाइम्स। ठीक है, अब ये सारे एंजाइम्स किस में आपके इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में। दिस लीड्स टू, अब आपको समझना है, दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड NADPH utilization and it causes over reduction of, जो मैंने आपको पहले बताया था, it causes over reduction of electron transport carriers। अब जब ये ओवर रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, it causes electron leakage।
इट काउजेज इलेक्ट्रॉन लीकेज एट, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड PS2 इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ से इलेक्ट्रॉन लीकेज होगा ये मैंने बताया, ठीक है। अब क्या है, मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये जो लीक्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लीड इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। अब इसके एवज में क्या होता है कि जो अगर हमारा जैसे चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन हो गया, उन पे स्ट्रेस काउज हो गया। लेकिन अगर जो चिलिंग टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, आपको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन समझ में आया कैसे ये होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि स्ट्रेस कंडीशन में जब भी ओवर रिडक्शन अगर हो गया इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कैरियर्स का, तो उसमें क्या होता है, वो फिर पाथवे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और फिर 4 इस तरह नहीं जाके इलेक्ट्रॉन्स का लीकेज हो जाता है कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 से, ठीक है। अब ये लीकेज होता है तो ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना लेते हैं। अब जो चिलिंग टॉलरेंट स्पीसीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, दीज एक्टिवेट एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। देखिए ऊपर हमने सेंसिटिव का बात किया, ये हम टॉलरेंट का बात करेंगे। अगर चिलिंग टॉलरेंट प्लांट्स होंगे तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, जिसमें क्या क्या आता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेजेस एंड एस्कॉर्बेट पर ऑक्सीडेज, ठीक है। These protect cells from reactive oxygen species। ये सेल्स को क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के डैमेज से जो है वो बचाते हैं। अब देखिए इसमें कैसे कैसे ये लोग फंक्शन करते हैं कि जो हमारा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स जो सुपर ऑक्साइड एनायन है इसको ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ठीक है। आपका जो कैटालेजेस है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड रेडिकल को ब्रेक डाउन कर देता है वाटर में एंड ऑक्सीजन में, तो न्यूट्रलाइजेशन ही तो कर रहा है। और आपका जो एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज है, इसका फुल फॉर्म है एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, ये आपको विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड परऑक्सीडेज, ये क्या करता है, ये भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है वाटर में बाय यूजिंग एस्कॉर्बेट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपको समझ में आ गया कि इस एंजाइम्स का क्या फंक्शन है। अब वही जो चिलिंग सेंसिटिव स्पीसीज है, दिस फेल्स टू एक्टिवेट दिस एंजाइम्स एंड लीडिंग टू ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है। जो आपके जो सेंसिटिव प्लांट्स है वो क्या है, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चंस था कि द वाटर डेफिशिएंट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड विद सिग्नल गार्ड सेल्स टू क्लोज, सॉरी द क्वेश्चन इज चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स एक्युमुलेशन हायर लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। आपको समझ में आ गया, रीज़न भी मेरे ख्याल से आप समझ गए कि गोल्ड इंड्यूस्ड रिडक्शन इन मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटीज़ लीड्स टू इलेक्ट्रॉन लीकेज एंड आरओएस जनरेशन। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया कि अगर चिलिंग सेंसिटिव टॉलरेंट प्लांट है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स आपका सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेजेस एंड एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज का कैसे कैसे क्या फंक्शन होता है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राउट स्ट्रेस इन प्लांट्स काउज स्टोमेटल क्लोजर एंड रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस एंड द वाटर डेफिशिएंट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेप्सिक विच सिग्नल गार्ड सेल्स टू क्लोज स्टोमेटा। इसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें आपको जो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मैंने बताया था आपको कि जब एब्सिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो क्या किसको इनएक्टिवेट करते हैं, वो PP2C प्रोटीन फॉस्फेटेज को, और एक्टिवेशन होता है आपका एनायन चैनल्स इन गार्ड सेल्स। इसके एक्टिवेशन से क्या होता है, वाटर इफ्लक्स होता है और स्टोमेटा क्लोजर हो जाता है, और प्लांट्स जो है वो अपने आप को ड्राउट स्ट्रेस की कंडीशन में स्टैंड करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 35th, द फंगल पैथोजन ऑफन सिक्रीट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स टू फैसिलिटेट इन्वेजन ऑफ प्लांट टिश्यू and the reason enzymes such as pectinase and cellulase break down plant cell wall component enabling hyphal penetration and nutrient acquisition। आइए इसको समझते हैं, ये फंगल पैथोजन अटैक। देखिए द प्लांट, आप जानते हैं कि द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, किसका किसका बना होता है, plant cell wall is composed of cellulose, hemicellulose and pectin। ठीक है, अब जो हमारा जो पैथोजन होता है जो अटैक कर रहा है, these secretes cell wall degrading enzymes। सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स में आपका क्या आता है, पैक्टिनेज, सेलुलेज एंड लिग्निनेज। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स है वो क्या कहते हैं, डिग्रेड स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एंड अलाउइंग फंगल हाइफा टू क्रॉस द बैरियर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो प्लांट सेल वॉल के जो पैथोजेंस के पास जो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रीट करता है और वो आसानी से जो है वो प्लांट में पेनिट्रेट कर जाता है। आपका जो पैक्टिन डिग्रेडेशन होता है ये मिडिल लैमेला को लूज़ कर देता है, मेकिंग टिश्यू मोर सब्सेप्टेबल टू मैसरेशन। पैक्टिन जो है वो मिडिल लैमेला को लूज़ कर देता है। तो समझ में आएगा कि आपका फंगल हाइफा जो है वो कैसे अंदर की तरफ जाता है। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन है कि फंगल पैथोजन सिक्रेट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स एंड इनेबलिंग एंड द एंजाइम्स सच एज पैक्टिनेज एंड सेलुलेज इनेबलिंग हाइफल पेनिट्रेशन, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। द बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक असर्शन रीजन है। The leguminous plants from root nodule in association with rhizobium bacteria to fix atmospheric nitrogen under low nitrogen availability, and the reason the NIF and NOD gene products from rhizobium enable root hair curling, infection thread formation and nitrogenous expression required for nitrogen fixation। आइए इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। देखिए जब ना प्लांट्स के पास एक्सटर्नल नाइट्रोजन लो होता है तो रूट जो है वो एक फ्लेवोनॉइड्स को एक्सीड्यूएट्स करता है टू अट्रैक्ट राइजोबियम। आप जानते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है, एक ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है प्लांट एंड बैक्टीरिया का। ठीक है, तो जब देखिए नाइट्रोजन लेवल लो होता है देन plants exudates flavonoids
These flavonoids attract rhizobium. These flavonoids attract rhizobium, and this rhizobium then initiate the nodulation process. ठीक है, अब क्या करता है नोड्यूलेशन प्रोसेस में? द प्लांट्स फॉर्म स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्स नोड्यूल्स ऑन रूट्स. ठीक है, अब ये जो नोड्यूल्स क्या है, ये एक माइक्रो एरोबिक, these nodules are micro aerobic environment, micro aerobic environment that helps to fix nitrogen. ठीक है, अब देखिए अब ये जो आपका फ्लेवोनाइड्स है, फ्लेवोनाइड्स फ्रॉम द होस्ट रूट एक्टिवेट बैक्टीरियल नॉड जीन्स. ये जो आपका जो फ्लेवोनाइड्स है, ये एक्टिवेट करता है नॉड जीन्स, नॉड जीन्स को. इस नॉड जीन्स का फंक्शन क्या है? It leading to synthesis of nod factors which signals the plant, which signal the host to initiate root hair curling and form infection thread. ठीक है, अब क्या होता है? This thread guides the bacteria into root cortex. अब ये इस थ्रेड की सहायता से जो बैक्टीरिया है हमारा, वो कहाँ पहुँचता है? रूट कॉर्टेक्स में. देखिए सारा प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ जाके जो बैक्टीरिया है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है? बैक्टीरियोइड्स में, बैक्टीरियोइड्स. ठीक है, अब देखिए जो फ्लेवोनाइड्स होता है वो रूप में एक्टिवेट करता है नॉड जीन को और साथ में निफ जीन्स को. निफ जीन्स किसको इनकोड करते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम. और नाइट्रोजिनोज एंजाइम जो है वो क्या है? इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. ठीक है, तो इस तरह से रूट्स में किसका फॉर्मेशन हो जाता है आपको? अमोनिया का. नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एक्सट्रीमली ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन में लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है. लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारा? लेग हीमोग्लोबिन लो ऑक्सीजन मेंटेन करता है, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ताकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करने का प्रोसेस है इन द अमोनिया, ये आसानी से हो सके. तो ये क्वेश्चन का आंसर जो था हमारा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स फ्रॉम रूट नोड्यूल्स in association with rhizobium bacteria to fix atmospheric nitrogen, and the nymph and nod gene products from rhizobium enable root hair curling, infection thread and nitrogenase expression. So both the assertion and reason are true, and assertion is the correct explanation of
reason. So the correct answer is A. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये भी एक असर्शन रीजन है. Jasmonic acid is involved in plant defense against herbivore and necrotrophic pathogens. And the reason is the jasmonic acid activates the expression of defense gene encoding protease inhibitor and secondary metabolites. तो आइए इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. देखिए जैस्मोनिक एसिड जो है, जैस्मोनिक एसिड ये बहुत ही क्रिटिकल है फॉर प्लांट रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल डैमेज. आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल डैमेज और इसमें कौन सा एसिड का सिक्रेशन होता है. मैकेनिकल डैमेज, इंसेक्ट हर्बीवोरी, एंड इन्फेक्शन बाय necrotrophic pathogens. इसका एग्जाम्पल आपका है बॉट्राइटिस सिनेरिया. देखिए जो नेक्रोट्रॉफिक जो होते हैं ये क्या करते हैं, दे किल होस्ट सेल्स एंड फीड ऑन डेड मैटर. जाके इसका आप अपोजिट बायोट्रॉप्स जो होते हैं वो फीड ऑन लिविंग टिश्यू. ठीक है. अब देखिए जैस्मोनिक एसिड का हम थोड़ा सा पाथवे पर समझते हैं कि जैस्मोनिक एसिड इन द एक्टिव फॉर्म is synthesized in cytoplasm and transported from the peroxisome to cytoplasm. ठीक है. इसका जो एक्टिव फॉर्म है जैस्मोनिक एसिड का, दैट इज एंटर्स द न्यूक्लियस एंड interact with Col1 protein complex. ठीक है. इसके इंटरेक्शन क्या होता है, इसके ट्रांजेक्शन लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ जैज रिप्रेसर. जैज रिप्रेसर इसका फुल फॉर्म है जैस्मोनेट जिम डोमेन. ठीक है. इसके डिग्रेडेशन क्या होता है, दीज रिलीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लाइक MYC2. The full form is a myelocytomatosis 2. This gene MYC2 activate genes involved in defense mechanism.
ठीक है, आपको समझ में आया? ये क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब ये इसके एक्टिवेशन में क्या होता है, दो चीज़ होते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर को, प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसके एग्जांपल में आपको आते हैं P12 एक्स्ट्रा। ये कि इसका फंक्शंस क्या होता है, ये इम्पेयर करते हैं इंसेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और दूसरा इनका एक्टिवेशन होता है बायोसिंथेटिक एंजाइम कंपाउंड्स लाइक एल्कलॉइड्स, टर्पेंटॉइड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है वो पैथोजेंस के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, पैथोजन ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको क्वेश्चन बताया गया था कि जैस्मोनिक एसिड इज इन्वॉल्व इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरा, ट्रू, and the jasmonic acid activates the expression of defense gene encoding protease inhibitor and secondary metabolite. This is also true. Then the option is correct. Both assertion and reasons are true, and reason is the correct explanation of assertion. A. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। How does photoregulation affect gene expression in plants via phytochromes? इसका ऑप्शन, it suppresses all gene expression in the absence of chloroplast, it causes random mutation in DNA, it regulates transcription of light responsive gene through phytochrome activation, and it only affects gene located on chloroplast DNA. So देखिए इसका फर्स्ट हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, व्हाट इज़ फोटो रेगुलेशन? फोटो रेगुलेशन रेफर्स टू द लाइट डिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये जो लाइट डिपेंडेंट कंट्रोल है ये किसके थ्रू होता है? आपके फोटो रिसेप्टर्स, दैट इज फाइटोक्रोम्स। ठीक है, अब देखिए फाइटोक्रोम्स जो है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो होता है इनएक्टिव फॉर्म जो कि एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, और एक होता है PFR, दैट इज़ द एक्टिव फॉर्म, और ये एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट को। ठीक है, अब देखिए अपॉन क्या होता है रेड लाइट एक्सपोजर में, क्या होता है कि जो हमारा रेड लाइट का जब एक्सपोजर होता है तो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, वहाँ जाके ये इंटरेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फिर एक्टिवेट करते हैं लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स को। आई होप आपको इतना समझ में आया। ये फाइटोक्रोम का स्विच है कि जो इनएक्टिव फॉर्म है वो रेड लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में, वहाँ जाके एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर एक्टिवेट करते हैं लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स को, एंड दीज लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स देन रेगुलेट क्या क्या, सीड जर्मिनेशन, shade avoidance, and flowering time.
टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा था कि हाउ डज फोटो रेगुलेशन अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स बाय फाइटोक्रोम, देन द करेक्ट आंसर इज इट रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स थ्रू फाइटोक्रोम एक्टिवेशन। मैंने बताया कैसे फाइटोक्रोम का एक्टिवेशन होता है। Then move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स इन प्लांट्स टू काउंटरैक्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अंडर एबायोटिक स्ट्रेस? The options are upregulation of gene encoding antioxidant enzymes like superoxide deoxidase and catalases, enhance water uptake through increased root biomass, accumulation of metals in vacuoles and increased production of chlorophyll। एंड आपने देखा था कि जब एबायोटिक स्ट्रेस होता है तो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म में हमारा क्या होता है, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्मेटियस एंड कैटालिसिस का प्रोडक्शन होता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज। तो देन करेक्ट ऑप्शन इज द ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का स्ट्रेस फिजियोलॉजी से रिलेटेड। विच टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज नोन फॉर कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स थ्रू अ symbiotic relationship typically with legumes? The options are Azotobacter species, phosphorus solubilizing biofertilizer, arbuscular mycorrhiza and Rhizobium species। And as you know, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि राइजोबियम स्पीसीज़ जो है ये जो है हमें क्या करता है, प्लांट नाइट्रोजन को एसिमिलेट करने में हेल्प करता है। ओके, देन द करेक्ट ऑप्शन इज राइजोबियम स्पीसीज़। ठीक है, तो ये स्ट्रेस फिजियोलॉजी से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें कि हर तरह के स्ट्रेस मैंने जो है वो इन्वॉल्व किया है और सबका एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ताकि जो है पूरे चैप्टर्स पढ़ने का टाइम तो खैर अब किसी भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो अगर ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो गाइज़ ऑलवेज़ लेट्स ट्यून टू माई चैनल। इसी तरह आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें और किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को अगर आपको जानना है तो आप मैसेज करें। जैसे आपने स्ट्रेस फिजियोलॉजी को लेके काफ़ी मैसेज किया था कि इसके ऊपर आप अपना वीडियो बनाइए, क्वेश्चंस लाइए, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम दे के ये सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। आई होप ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।